नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 तो ये आता है पंचम भाव, पांचवा भाव। पांचवा भाव क्या बताता है? पांचवा भाव हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में बताता है। और जब कभी भी यहाँ मीन राशि का केतु बैठता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मीन राशि में अगर साथ में शनि बैठ जाए तो फिर शनि के एजेंडे के अनुसार केतु काम करेगा, ना कि अपने एजेंडे को प्राइमरी एजेंडा मानता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ केतु बैठा है तो सामने राहु बैठा है, तो राहु वहाँ कन्या राशि में अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल गेन के लिए बना है। पृथ्वी तत्व राशि माना जाता है कन्या राशि, ये जल तत्व राशि माना जाता है। जल तत्व राशि वाले ज़्यादा वस्तु संग्रह में नहीं, विचार संग्रह पे विश्वास रखते हैं। अग्नि तत्व राशि का भी ऐसे ही है, वो विचार संग्रह तो करते हैं लेकिन वो एक देश प्रेम की भावना, देश के प्रति प्राण कुर्बान कर देने वाली भावना पर विश्वास करते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। दोनों का अंतर हमें सही ढंग से जानना चाहिए कि अग्नि तत्व राशि कौन सी है और जल तत्व राशि कौन सी है। दोनों में केतु का अटैचमेंट क्यों इतना ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब केतु पंचम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी को पठन पाठन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए उचित समय इनको मिलता है। और भ्रम नहीं, रियलिटी याद रखिए। यहीं अगर राहु बैठा होता है तो आदमी को पढ़ने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। उसके जो डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो ले दे के कैसे पूरे होते हैं कुछ पता नहीं। हाँ, राहु अगर कहीं बली आ रहा है तो उसका सर्टिफिकेशन समय पर तो पूरा हो जाता है, समाज में उसका फ़ायदा भी मिलता है उसको। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सर्टिफिकेशन समय पर पूरा हो गया तो उसकी एबिलिटी भी अच्छी हो। उसके लिए चतुर्थ भाव को भी टटोलना है आपको। चतुर्थ भाव ये बताता है कि उस कितना एबल है वो, उसकी एजुकेशनल या लर्निंग एबिलिटी, इंटरेस्ट चतुर्थ भाव बताएगा। उसका डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्स या आपने जो उसकी कॉलेज समय की पढ़ाई, ये सारे किए गए एफर्ट्स हैं, वो सब पंचम भाव से। दोनों में बड़ा करीब का फर्क है, ध्यान रखना है। खाली एक से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके एजुकेशन एबिलिटी, आपको बहुत, यू आर वेरी पैशनेट, लेकिन आप समय पर अपनी फाइल नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल्स सबमिट नहीं कर रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं आप समय पर दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? चतुर्थ भाव का क्या फ़ायदा? तो जो जितने भी ये सांसारिक रोल प्ले हैं एजुकेशन को लेकर, समय पर आपकी काउंसलिंग होना, ये सब चीज़ों के लिए हम पंचम भाव को टटोलते हैं। लेकिन वो कितना रियलिटी के नज़दीक है उसके लिए हम चतुर्थ भाव को टटोलते हैं। तो 4 और 5 को मिलाकर ही हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति है। ठीक हो गया। यहां पंचम भाव को देकर ये तो कह सकते हैं कि भाई ये शिक्षित है। मतलब कहते हैं ना, लिटरेसी रेट है एक। अब लिटरेसी रेट में तो हम कई लोगों को गिन लेते हैं जिसको बस ABCD भी आती है, थोड़ा भी ज्ञान है, गिन लिया हमने उसको। लेकिन क्या वास्तव में वो कमाल का एजुकेटेड व्यक्ति है कि नहीं है? यदि वो आपके उस मापदंड में तो आ जाता है, हम उसको लिटरेसी रेट में गिन सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो, उसका ज्ञान बड़े उच्च स्तर का हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव उसका क्रैश हो गया है। तो 4 और 5 को मिलाकर ही हम उसके बारे में सही भविष्यवाणी कर पाते हैं। 12 नंबर कभी आता तो कहीं ना कहीं देखिए बृहस्पति का ब्राह्मण वर्ण, उसका डिग्री सर्टिफिकेशन में पूरी तरह 12 नंबर का प्रभाव रहता है। मरीन इंडस्ट्री और इस प्रकार का फिशरी डिपार्टमेंट, मर्चेंट नेवी या नेवी वाला ब्रांच, इन सब चीज़ों को पढ़ना इसको काफ़ी भाएगा। और वाटर से संबंधित को इस प्रकार के कार्य करने, उस प्रकार की इसमें भी पढ़ सकता है। पढ़ाई इसने इसमें की है। कार्य क्षेत्र इसका होता है यहाँ 5 नंबर, यानी एक रॉयल पद
उसको अगर सूर्य भी बली हो जाए तो इस डिपार्टमेंट में, इस पढ़ाई से संबंधित ये पद वो लेने में कामयाब, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इस प्रकार के कार्य वो करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका स्टडी करके कि किस प्रकार का आदमी की स्टडी रही है, किस प्रकार का स्टेटस रहा है, किस प्रकार के वो अर्निंग सोर्सेज लेता है, या जब उसको मंथली सैलरी उसके अकाउंट में आती है तो वो किस प्रकार, मतलब उसको कोई टेंशन मिलती है, वो सैलरी को लेकर उसका क्या सोच है, वो सब 11वें भाव से देखा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कहते जी प्रमोशन तो मुझे बहुत मिल रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, माने एकादश भाव का स्वामी कहीं पीड़ित है, और कहीं पता लगा कि भाई पैसा बहुत है लेकिन सामाजिक यश नहीं है उसका कोई, क्योंकि दशम भाव का स्वामी पीड़ित है। तो फर्क आपको एकदम मतलब क्लियर करना होगा कि इस भाव में दिक्कत है कि इस भाव में दिक्कत है। तो यहाँ केतु अच्छा फल दे रहे हैं, बृहस्पति भी अगर बली हो फिर कहना ही क्या। बृहस्पति साथ में बैठ जाए तो आदमी जप करने वाला होता है, जप तप करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना एजुकेशनल चैरिटी भी करता है। ऐसा देखा गया कि भाई या तो एकादश भाव में कोई अच्छे ग्रह बैठे हों, बृहस्पति जैसे बली होकर, या पंचम, क्योंकि यहाँ से हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशनल चैरिटी ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। पंचम भाव लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से होने वाले फ़ायदे, अब हालांकि ये कभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कभी इसके लिए एफर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जीवन में इसको कुछ ऐसे फ़ायदे मिलते हैं। ठीक हो गया। तो ये पढ़ाई से संबंधित कार्य। संतान पक्ष की बात अगर कर लें तो जैसे बृहस्पति मान लीजिए स्वयं यहाँ बैठा हुआ है, तो संतान तो व्यक्ति को जरूर होगी, निश्चित होगी, लेकिन ये व्यक्ति स्वयं ना उस भावनाओं में कभी लिप्त नहीं होता कि यार ठीक है संतान होनी थी, हो गई, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखता है। कि तू जनरली कहीं भी अगर अच्छा होकर बैठ जाए तो फिर वो डिटैच करता है उससे, एक मतलब अलगाव की स्थिति लाता है। अगर अच्छा होकर बैठा है तो वो अलगाव हमें अप्रसन्नत नहीं करता है, लेकिन अगर वो राशि का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर वो अप्रसन्न कर देता है। अब ये राशि का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे अकेला बैठा है फिर तो ऐसी भावना भी जगा सकता है कि क्या करना है संतान उत्पत्ति करके, बिना संतान उत्पत्ति के भी लोग रहते ही हैं। बृहस्पति यहाँ बैठा तो सांसारिक दृष्टि से प्राप्तियां वो करवा देगा, लेकिन पिता की दृष्टि से वो अपने वैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं करेगा। ये एक अच्छी बात है मोक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट क्लास के लिए बात करता है, फर्स्ट क्लास की दृष्टि से बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि में हो सकता है कोई लोग इसको रूड समझ ले कि यार कैसा पिता है, इररिस्पॉन्सिबल है वो, लेकिन वो हमारा लक्ष्य कुछ और भी है, तो उसका भी वो ध्यान रखता है। केतु गिनते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु कर्क राशि में नजर बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि में अच्छे फल पाने के लिए चंद्रमा या तो वहां बैठे हों या चंद्रमा इस हाउस से केंद्र में आ जाए, यानी जैसे यहां से 1 4 7 10 में आ जाए, तो फिर उसके जो केतु की दृष्टि का जो नीच प्रभाव वो खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना भाई कर्क राशि में मंगल नीच का फल होता, तो कुजवत है तो ये भी कहीं ना कहीं नीच का प्रभाव डालता है। जल तत्व राशि होने के बाद भी केतु के बजाय राहु के जो नेट रिजल्ट है कर्क राशि वो ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं। तो अगर हम ये मान लें कि भाई चंद्रमा फेवर कर रहा है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पिता के साथ बिना संवाद के भी हमारा जो रिश्ता है वो बना रहेगा, ज़्यादा बातचीत तो नहीं होगी लेकिन उनसे रिश्ता बना रहेगा। और अगर यहीं अगर चंद्रमा डिसएग्री कर जाए तो फिर क्या होगा, भाग्य का आदमी को साथ नहीं मिलता, आदमी को लगता है मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं है। हायर एजुकेशन का उसको कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, जो भी वो हायर एजुकेशन अपने जीवन में करेगा, पीएचडी डॉक्टरेट, उसका उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राओं से फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना। और नवम भाव क्योंकि हमारे जंघा थाई बॉन फीमर को भी रिप्रेजेंट करता है, थाई बॉन कमज़ोर हो सकता है, थाई का जो ऊपरी हिस्सा है यानी जो हमारे
स्टमक के जस्ट नीचे, लेग पिट्स में, वहाँ कहीं ना कहीं खुजली, दाद और कोई फोड़ी फुंसी हो सकती है। क्लियर हो गया? और ये सप्तम से तृतीय, तो ये भी बताता है कि आपके संबंध साले सालियों के साथ, जीजा के साथ भी कमज़ोर हो सकते हैं। उनसे कम वार्तालाप करना, उनसे ज़्यादा टेलीफोन पर बात नहीं होती है या कम बात करते हैं आप। और अगर चंद्रमा केंद्र में नहीं आ रहा है 1 4 7 10 में, या स्वग्रही नहीं है, तो फिर वो आपसे दूरी भी बना लेते हैं। आपसे मतलब संबंधों को अलगाव आ जाता है, संबंधों में अलगाव आ जाता है। एक तो होता है भी आदमी बात नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो विचार करना है। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं दिमाग में रखता तो वही एजेंडा है, मोक्षा। अब ये आपको फायदा दिला रहा है या नुकसान दिला रहा है, ये तो हमारे खुद के कर्म है। खाली गंगा स्नान की भावना भी कुछ कर नहीं सकती है। सरस्वती के बिना गंगा किसी की मदद नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा। तो लोग क्या है, मतलब सरस्वती की आराधना नहीं करते हैं, सीधा गंगा के पास जाकर मोक्ष की कामना करते हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो केतु एक फर्स्ट क्लास प्लैनेट है, लेकिन ये मोक्ष आपको तभी दे सकते हैं जब आपके दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, जो बड़े सात्विक ग्रह हैं, वो बली हों। नहीं तो अकेला केतु गंगा स्नान का फायदा आपको नहीं दे पाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। गंगा से ज्यादा सरस्वती की महानता है। सरस्वती का वर्णन वेदों में सबसे ज्यादा है, गंगा का कम है, ये बात याद रखिएगा। और आज यही भारी चूक हो रही है कि व्यक्ति ज्ञान की आराधना नहीं कर रहा है, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन सारे कि सर मेरे को मरने के बाद ना गंगा में प्रवाहित कर देना। जिंदगी में जब जीते जी वो रहा, उसको बोला ज्ञान की साधना करना, कहता नहीं, ज्ञान की साधना हम नहीं करेंगे। तो गंगा उसी की मदद कर सकती है जिसके साथ सरस्वती है, और जिसके साथ सरस्वती नहीं है उसकी गंगा कोई मदद नहीं कर सकती है। वही केतु वाली हिसाब है, बृहस्पति और शुक्र साथ दें तो केतु भवसागर से पार करा देगा। क्लियर है? तो ज्ञान तो देखिए जरूरी है। और नवम भाव में दृष्टि कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि जो जो संबंध हम नवे भाव से निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपने पार्टनर से गिना था, फिर आप यहाँ से भी गिन सकते हैं। ये आपका मामा है, आपके मौसी है, तो यहाँ से गिने हम 1 2 3 4। तो जब कभी भी केतु की अंतर्दशा लगेगी तो आपके मामा मौसी इन सब का सुख में बाधा, सुख कम हो जाएगा। या कह सकते हैं जैसे मामा की माता यानी आपकी नानी, उनका देहावसान भी हो सकता है। यानी इसको और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जा सकते हैं। जो भी रिश्ता आप निकालते हैं उससे उसको द्वितीय चतुर्थ भाव टटोल कर मानेंगे तो आप वहीं तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि भृगु सरल पद्धति के लिए आपको पराशरी सिस्टम की तरह 15-20 चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक D9 चार्ट से ही सारे संबंध टटोल सकते हैं। हम यहां से गिनते हैं 5 6 7। सातवीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, सातवीं दृष्टि काउंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? मानी तो ठीक है, अच्छी मानी जाए ना मानी जाए, क्योंकि देखो अगर केतु यहां बैठे हैं तो उसकी दृष्टि वास्तव में अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन राहु यहां बैठ गए हैं जो अच्छे माने जाते हैं। 7 8 9, 9वीं दृष्टि से केतु प्रथम भाव को अच्छा बल देंगे। आदमी ज़्यादा डिप्लोमेट होने पर विश्वास नहीं करता और उसको समाज में होने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको फ़ायदा मिलता है इसका। कहाँ तो आप झूठ सच के पचड़े में फंसे रहते हैं, और यहाँ पर बिना ज़्यादा एफर्ट किए आपको इसके फ़ायदे ही मिलते रहेंगे। आदमी को सेरेब्रम बड़ा शांत रहता है, बुद्धि बहुत शांत रहती है, सरल हृदय कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? निर्दोष दिखाई देता है, मस्तिष्क निर्दोष दिखाई देता है, कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देता है। याददाश्त को उल्टा और अच्छा करता है, ध्यान के लिए बलि माना जाएगा ये। और केतु यहाँ बैठकर आपको जब तब भी देता है, और परंपरा से प्राप्त अच्छे पद की भी बात करता है ये केतु पंचम भाव में। जब राशि के सपोर्ट, याद रखिएगा राशि का सपोर्ट सबसे ज्यादा है। मैं बार बार बता रहा हूं, दिग्बल, भाव बल,
षट बल जो भी आप निकाल रहे हैं, इस पे सबसे पहले टटोलें जिस भाव में वो बैठा है उस भाव की राशि क्या है। ठीक है, अष्टम भाव में बृहस्पति आपको खराब लगता है, लेकिन अगर अष्टम भाव में कर्क राशि का बृहस्पति है, अच्छा फल देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।